कैसे हो बच्चों सब लोग? सब बढ़िया एंड पढ़ाई तो अच्छे से चल ही रही होगी। देखो आज हम जो पढ़ने वाला है ना, तुम्हारे सामने जो दिख रहा है, तुम्हारे सामने जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्लास 11th का हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 11th का आज से जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10 का जो जियोग्राफी था उसका लास्ट का 2 चैप्टर छूटा हुआ है, विनियर मारुदेव और कुछ पॉइंटर वाले थे, शब्दावली थे, तो उसको अभी हम छोड़ के रखे हैं। उसको आगे हम एक बार किसी एक चैप्टर में कवर कर देंगे, क्योंकि उसमें कुछ पॉइंटर ही बस पढ़ना है, यानी 1-2 पॉइंट ही उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जिसे हमें पढ़ना है। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जब हम ये पूरा का पूरा चैप्टर जैसे ही खत्म होगा जियोग्राफी, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम लाएंगे, तो उसमें उसको कवर कर लेंगे हम, ठीक है। एंड आज जो स्टार्ट करने वाले हैं, हम आज क्या स्टार्ट करने वाले, क्लास 11 का हम जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं। और उसका हम चैप्टर 1 स्किप करेंगे। चैप्टर 1 इसमें का स्किप करेंगे, भूगोल एक विषय के रूप में। क्यों स्किप करेंगे? क्योंकि इससे उतना क्वेश्चन क्रिएट नहीं करता है, यूपीएससी नहीं करेगा, तो इससे हमें मतलब नहीं। बाकी इस मतलब जियोग्राफी में इकाई 2 से हम स्टार्ट करेंगे, यानी पृथ्वी वाले से 13 से 40 जो है ये, इसमें चैप्टर 2 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब चैप्टर 1 क्यों स्किप कर रहे हैं, अब इसके बारे में अगर हम बताएं तो चैप्टर 1 के बारे में पहले के जो वीडियो जियोग्राफी के बने हुए हैं ना, क्लास 6 का जो स्टार्टिंग से था, उसमें इसके बारे में एक बार चर्चा हो चुकी है और इसके बारे में अच्छे से बता दिया जा चुका है। तो फिर से वो चीज रिपीट करने से स्किप करना ही ज्यादा अच्छा बेहतर रहेगा वैसे, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज से जो स्टार्ट करें चैप्टर 2 से हम स्टार्ट करेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ठीक है। इस चैप्टर के बारे में जानेंगे हम, ठीक है। चल तो क्लास अब स्टार्ट करते हैं हम। इकाई 2 से पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में जानते हैं हम। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कब से हुई, इसका विकास कैसे हुआ, ये कैसे कैसे पहले किस फॉर्म में थी, अब चेंज होकर किस फॉर्म में है, एंड आगे कैसे कैसे संभावना विकसित हो रही है, पृथ्वी क्या है, ग्रह है या मतलब एक सेपरेट अपना वेराइटी रखती है, सारी चीजों के बारे में, पृथ्वी के बारे में A to Z पॉइंटर अब समझेंगे। ये यूपीएससी के मैटर से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर भी, ठीक है। ये चैप्टर के क्लास 11th और 12 का जो जियोग्राफी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के मैटर से, तो इसको अब थोड़ा सा ज्यादा ही विस्तृत रूप से समझेंगे, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है तुम्हारे माइंड में, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, तुम कमेंट में बता सकते हो कि क्या चीज तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, किस पॉइंट पे तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। बाकी तुम वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसके बाद, अगर तुम्हें ये क्लास अच्छी लगी तो। एंड अगर किसी सेपरेट वीडियो भी चाहते हो तुम कि किसी एक पॉइंट पर अच्छे से डिस्कस हो, तो उस पॉइंट को आप कमेंट में बता देना, उस पर अच्छे से डिस्कस के लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा। जैसे एफसीआरआई की वीडियो या परिसीमन बिल का वीडियो, ये सारे अपलोडेड है वैसे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट में देखते हैं। तो पहले तो एक रिदम दिया हुआ है कि आप मतलब स्टार्ट में जब बचपन में थे आप, तो बचपन में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करके एक आता था कविता, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के बारे में तुम पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे तुम ये सोचते थे कि जो स्टार्स होते हैं, आकाश में जो तारे होते हैं, कैसे बने होते हैं, एंड इसी के साथ साथ आकाश का कोई एक अंत होता होगा कि नहीं होता होगा, आकाश में जो ये छोटे छोटे तारे जो दिखते हैं वो नीचे क्यों नहीं गिर जाते, बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते थे उस टाइम। तो उसको लेके एक आरंभिक सिद्धांत के बारे में अगर हम जाने उस चीज के बारे में, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अगर हम जानते हैं तो थोड़ा सा एक चीज जो होता है ना पॉइंटर, ये जो क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं धीरे धीरे थोड़े कम होते हैं। अब जो क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं ना, अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हें मिल जा रहा है, सॉल्यूशन मिल जा रहा है किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी प्रश्न का, तो तुम्हें एक चीज पता चल जाता है कि कोई भी प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है, सॉल्यूशन के माध्यम से। हर एक को अपनी इच्छा जो जाहिर तुम कर रहे हो उसके लिए एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन अगर तुम मिल जा रहा है तो हर एक चीज समझना आसान हो जाता है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम जाने अगर, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न जो दार्शनिक और वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। इनमें से एक प्रारंभिक और लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में केवल एक ही लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पृथ्वी पर रिसर्च किया है। एंड बहुत सारे ऐसे दार्शनिक और वैज्ञानिक हुए जो फिलोसफी के जानकार हुए, अच्छे अच्छे जो दार्शनिक हुए और जो साइंटिस्ट हुए, बहुत लोग इस पे रिसर्च किया, बहुत लोग अपने अपने इस पे अपने अपने मत प्रकट किए पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में।
लेकिन इन सब में से एक प्रारंभिक और जो लोकप्रिय मत था ना, एक जर्मन दार्शनिक थे इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने एक 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन भी किया था। इमैनुअल कांट ने, जर्मन दार्शनिक जो इमैनुअल कांट थे, पृथ्वी की उत्पत्ति पर अपना एक विचार, एक मत देते हैं। और इस पे 1796 ईस्वी में जो लाप्लेस थे, लाप्लेस नाम के, इन्होंने संशोधन करके इमैनुअल कांट के जो बातें थी उनमें संशोधन करके एक अपना मत प्रकाशित किया, जिसे हम निहारिका परिकल्पना यानी नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से इसको जानते हैं। इसमें थोड़ा सा इंग्लिश का जो वर्ड दिख रहा है ना, थोड़ा सा इंग्लिश का वर्डिंग भी अपने साथ ही नोट करते रहना, समझते रहना। वैसे इसको हम नेबुलर हाइपोथेसिस के माध्यम से जानते हैं। अगर इस नेबुलर हाइपोथेसिस की बात करें ना, इस परिकल्पना के अनुसार क्या था ना कि ग्रहों का जो निर्माण हुआ ना, धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है, जो सूर्य के इवस अवस्था से संबंध थे। ठीक है, तो लाप्लास थे ना, लाप्लास ने क्या बोला, निहारिका परिकल्पना की एक धारणा दी। इसके अंतर्गत इन्होंने ये बताया कि ग्रहों का जो निर्माण हुआ था ना, ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ। ठीक है, ब्रह्मांड का एक कॉन्सेप्ट उस टाइम वैसे आया नहीं था, लेकिन ऐसा समझाने के लिए तुम्हें कि ब्रह्मांड में ये जो पदार्थ थे, ठीक है, पदार्थों का जो बादलों से हुआ है। ठीक है, पदार्थों का बादल जो धीमी गति से घूम रहे थे, उसके वजह से ग्रहों का निर्माण हुआ है। पदार्थ जो अलग हुए, पदार्थ जो बने, उसकी वजह से ग्रहों का निर्माण हुआ है। यानी ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंध थे। ठीक है, फिर बाद में इनके जो निहारिका परिकल्पना थी 1796 में लाप्लास ने जो दी थी, 1796 में लाप्लास ने जो थी उसके बारे में, तो 1900 ईस्वी में इसमें संशोधन करते हुए चेम्बरलेन और मोल्टन 1900 ईस्वी में इन्होंने ये कहा ना कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से शिकार की आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, ठीक है। तो 1900 ईस्वी में चेम्बरलेन और मोल्टन नाम के दो वैज्ञानिक आए सामने। इन्होंने अपने मत प्रकट करते समय ये बताया ना कि ब्रह्मांड में सूर्य के नजदीक से एक तारा गुजरा। ठीक है, एक तारा गुजरा। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य का सतह से एक सिगार आकार का कुछ पदार्थ निकलकर क्या हुआ, अलग हो गया। एंड जब ये सूर्य से दूर चला गया ना, सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य के सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यही धीरे धीरे संघनित होकर के ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, मतलब कहने का इसका मतलब था कि ये जैसे मान लो ये सूर्य है, ठीक, ये सूर्य है, ये जैसे एक सूर्य मान लो। ठीक है, अब इसके बोला ना कि जैसे यहाँ से एक पदार्थ निकला, कोई तारा निकला, पदार्थ निकला, जैसे यहाँ पे बताया गया है, एक भ्रमणशील तारा जो है ये यहाँ से इसके सूर्य के पास से गुजर रहा है। ठीक, इसके पास से जब गुजर रहा था ना, तो इस तारे के गुरुत्वाकर्षण से इसके अंदर से एक सिगार टाइप का कुछ निकला, सूर्य के अंदर से एक सिगार टाइप का बाहर निकला। एंड जब ये तारा और दूर चला गया सूर्य से, तो ये जो सिगार टाइप का निकला था ना बाहर, ये जो सूर्य से जो सिगार टाइप का ये बाहर निकला हुआ था, तो ये क्या गया ना, अब ये तो तारा जो होता है ये यहाँ से निकल गया। अब इसके गुरुत्वाकर्षण से इसमें से एक सिगार टाइप का जो पॉइंटर ये निकला, ये जब ये दूर चला गया ना, भ्रमणशील तारा जो था वो दूर चला गया, तो ये इसी का चक्कर लगाने लगा उसी पॉइंटर में। अब यही जो चक्कर लगा रहा है ना, यही ग्रह है। ठीक है, ये पॉइंट कौन दिया, 1900 ईस्वी में चेम्बरलेन और मोल्टन ने दिया ये। ठीक है, अब इसके पहले सर जेम्स जीन्स के बाद सर हेरोल्ड जेफरी ने इस मत का भी समर्थन किया। ये जो मत दिए ना चेम्बरलेन और मोल्टन द्वारा 1900 ईस्वी में जब दिया गया, तो इसका समर्थन कौन कौन किया, जेम्स जीन्स और सर हेरोल्ड जेफरी ने। लेकिन
कुछ समय के बाद के तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे की बात होने की बात मानते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद के भी कुछ तर्क जो आए उसमें सूर्य के साथ एक और साथी तारे का होने का बात माना गया एंड एक और अवधारणा दी गई। यह तर्क क्या था, ये इस तर्क को हम द्वैतारक सिद्धांत कहते हैं। द्वैतारक सिद्धांत यानी दो तारों वाला सिद्धांत, ठीक है। 1950 इसमें रूस के ऑटो स्मीड और जर्मन के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना इसमें कुछ संशोधन किया जिसमें विवरण भिन्न था, ठीक है। फिर इसके बाद 1950 ईस्वी में ऑटो स्मीड और जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर थे, इन्होंने निहारिका परिकल्पना जो दी गई थी उस पर कुछ संशोधन प्रस्तुत किया, जिसके जो विवरण थे ना कुछ डिफरेंस थे। जो इनके ऑटो स्मीड और कार्ल वाइजास्कर थे, इनके विचार जो थे, इनके विचार ये थे कि उनके विचार से ना सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूलीकणों से बनी थी। इन कणों के घर्षण और टकराने से एक चपटी तस्तरिका आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि परिक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक है। इनका कहना यह था ना कि जो हमारा सूर्य था ना, जो हमारा सूर्य वो हाइड्रोजन, हीलियम और भी अन्य धूल कणों से एक तरह से घिरा हुआ था वो, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों के माध्यम से घिरा हुआ था, यानी इसको जो हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कण थे इन सारे चीजों का एक नाम दिया सौर निहारिका, ठीक है। तो उनके विचार से ये था ना कि सूर्य जो है एक सौर निहारिका से घिरा हुआ है और ये सौर निहारिका जो है ना वो हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से बनी हुई है, ठीक है। और ये जो कण है ना, हाइड्रोजन के कण, हीलियम के कण और धूल कण जो है, इन सारे कणों के घर्षण और टकराने से एक चपटी तस्तरी की आकृति में बादल का निर्माण हुआ। ये जो हाइड्रोजन, हीलियम के कण थे या धूल कण थे, ये सारे एक साथ टकराने लगे एंड घर्षण के कारण के एक चपटी तस्तरी आकृति के बादल का निर्माण हुआ और यही बादल की अभिवृद्धि हुई, प्रक्रम द्वारा हुई, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक है। अंततोगत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया, ठीक है। इस प्रकार वैज्ञानिक जो थे ना पृथ्वी के साथ साथ पृथ्वी ही नहीं अन्य ग्रह भी जो थे, अन्य ग्रहों की पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया एक तरह से, ठीक है। अब आधुनिक सिद्धांत पे विचार करते हैं। ये तो हो गए 1900 ईस्वी के सिद्धांत हो गए, 1950 ईस्वी के सिद्धांत हो गए एंड 1796 ईस्वी के लैपलेस का सिद्धांत ले लो, ये सारे चीज हो गए। लेकिन अगर मॉडर्न सिद्धांत पे समझे, मॉडर्न सिद्धांत के बेसिस पर हम समझे तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम अगर जाने हम कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पे भी कुछ सिद्धांत प्रस्तुत की गए कि ये सिद्धांत क्या थे, इसके बारे में हम अगर जाने तो देखो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य जो सिद्धांत है ना वो बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है। फिलहाल में हम जिस थ्योरी को मानते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए जिस थ्योरी से हम समझते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, वो थ्योरी है बिग बैंग का सिद्धांत, यानी बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना यानी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, ठीक है। 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल, ये नाम याद रखना, 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल महोदय है और इन्होंने बोला कि ब्रह्मांड का जो है ना लगातार विस्तार होते जा रहा है। समय बीतने के साथ आकाशगंगा एक दूसरे से दूर हो रही है। आप प्रयोग कर जान सकते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार का क्या अर्थ है। एक गुब्बारा ले, उस पर कुछ निशान लगाए जिनमें कुछ आकाशगंगाएं मान लें। जब आप इस गुब्बारे को फुलाएंगे ना तो गुब्बारे पर लगे ये निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर प्रतीत होंगे। इसी प्रकार आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यद्यपि आप पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे जो चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह जो है ना वो स्वयं भी बढ़ रहे हैं, जबकि यह तथ्य अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाशगंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते, अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है, ठीक है। अब इस पूरे पॉइंट को हम समझे एक छोटे से पॉइंट में। एडविन हब्बल महोदय के द्वारा, एडविन हब्बल महोदय जो 1920 में एक प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का जो है ना लगातार विस्तार हो रहा है और समय जैसे जैसे बदलते जा रहा है, बीतते जा रहा है, जो आकाशगंगाएं है ना, जो आकाशगंगाएं वो एक दूसरे से दूर होते जा रही हैं। अब इसके लिए इन्होंने एक प्रयोग किया कि प्रयोग के माध्यम से ये अपने जो हाइपोथेसिस इनका था
इसको समझाने का प्रयास किया। और इन्होंने क्या किया कि गुब्बारा लिया, बिना फुलाया हुआ गुब्बारा, गुब्बारे पे क्या किया ना, निशान लगा लिया। इसको तुम भी कर सकते हो वैसे। तो इन्होंने क्या किया, तो उस पर निशान लगा लिया। ये गुब्बारा जैसे हो गया, ये मान लो गुब्बारा हो गया, ये मतलब फुलाया नहीं गया, फूका नहीं गया, इसमें हवा नहीं भरा गया अभी तक। तो इसमें क्या किया ना कि ये ऐसे ऐसे एक निशान लगा दिया एंड फिर इसको फुलाया। ऐसे देखोगे ये जैसे गुब्बारा मान लो ये फूल गया, ये गुब्बारा फूल गया। तो ये जो इतना पॉइंट पे था ना, ये अब ये लंबा लंबा ऐसे पूरा एक मतलब जैसे होगा ना, ये पॉइंटर जैसे इसमें हवा भरोगे ना तो ये फूलते जाएगा। अब जैसे ही फूलेगा ना, तो ये जो यहाँ पे जो निशान दिखते हैं ना, ये निशान क्या दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे एंड पहले से ज्यादा बड़े भी दिखने लगेंगे धीरे धीरे। ठीक है, ये इशू हो जाएगा फिर। लेकिन ये जो आकाशगंगा के ये विस्तार के बारे में ये ऑप्शन दिए या उदाहरण दिए, इसको आंशिक रूप से ही मान्य रखा गया है। और ये आकाशगंगा के विस्तार को नहीं सिद्ध करते, इस बारे में भी बताया, बहुत सारे वैज्ञानिक भी इस पे चर्चा की है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में, किस अवस्था में हुआ इसके बारे में देखो। बिग बैंग थ्योरी क्या है, एक तरह से इसको बिग बैंग थ्योरी समझो तुम, कि बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से क्या बताया गया इसके बारे में अगर समझो तुम तो देखो। सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी में यह बताया गया ना कि आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, तापमान तथा घनत्व अनंत था। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी में बताया गया ना कि सबसे स्टार्टिंग में सारा चीज जो ब्रह्मांड में, जितने चीज ब्रह्मांड में, जैसे ग्रह हो गया, आकाशगंगा हो गई, हर एक चीज एक छोटे से बिंदु में एक परमाणु के रूप में, ऐसे एक परमाणु के रूप में एक साथ एकाकी परमाणु के रूप में एक छोटे से बिंदु में थी। ठीक है, एक ही स्थान पर सब का सब एकदम सिकुड़ के था एक तरफ पे, जिसका आयतन जो है ना अत्यधिक कम था, तापमान हो गया, आयतन हो गया, ये सारी चीजें सूक्ष्म थी तथा इसका घनत्व जो था ना ये अनंत था। ठीक है, फिर बिग बैंग प्रक्रिया से इसे अति छोटे गोलक में एक भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार के विस्फोट प्रक्रिया से बृहत विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई एंड विस्फोट के बाद 1 सेकेंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। ठीक है, इसमें यह बताया गया ना देखो कि जो बिग बैंग थ्योरी का अगर तुम एक पॉइंटर तुम समझना चाहते हो तो क्या बोला गया कि ब्रह्मांड जो था ना, ब्रह्मांड में जितने वस्तुएं थी, जो चीजें हैं ब्रह्मांड में, ग्रह हो गए, आकाशगंगा हो गए, निहारिका हो गई, जो भी है, ये सारे एक बिंदु के रूप में संगठित थे, पहले एकाकी परमाणु के रूप में ऐसे थे। ठीक है, ये अत्यंत सूक्ष्म, मतलब आयतन इनका अत्यंत कम था, अत्यंत सूक्ष्म था, और तापमान भी इनका बहुत कम था एंड इनका घनत्व जो था ना वो अनंत था। ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद, बहुत टाइम के बाद, बहुत सालों के बाद इसमें अचानक से इसमें एक विस्फोट होता है। और ये जो विस्फोट होता है ना इसमें, इस विस्फोट के माध्यम से ही सेकेंड के अल्पांश वाले जो हिस्सा होता है ना, उसमें ही इस ब्रह्मांड का अचानक से विस्तार हो गया। ठीक है, इसमें बताया गया कि इस प्रक्रिया से बृहत विस्तार हुआ एंड बिग बैंग की घटना। अब ये अचानक से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, और बाकी जो ये, जैसे तुम ये आकाशगंगा देख रहे हो, ग्रह देख रहे हो, सूर्य देख रहे हो, ये सारी चीजों का निर्माण हुआ फिर। ठीक है, बिग बैंग की जो घटना हुई थी ना, ये बिग बैंग की घटना जो थी वो 13.7 अरब वर्ष पहले लगभग हुई थी, ये बताया जाता है। और ये बताया गया ना, इसके अंतर्गत भी ये बताया गया कि ब्रह्मांड का जो विस्तार है ना वो आज भी जारी है, और इस विस्तार, ब्रह्मांड का जो विस्तार है, इसके कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित होगी। ठीक है, अब ये जो बिग बैंग का विस्फोट हुआ, इससे विस्तार जो हुआ, ये बृहद विस्तार जो हुआ, इसके बाद इसकी क्या हुई, गति धीमी पड़ गई। अब गति धीमी पड़ गई, उसके बाद बिग बैंग जो हुआ था उसके जस्ट 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण भी हो गया। ठीक है, अब बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री सेल्सियस केल्विन तक गिर गया और परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ठीक है,
बिग बैंग से, जैसे बिग बैंग जिस 13.7 अरब वर्ष पहले जब हुआ, उसके 3 लाख वर्षों के दौरान जो तापमान वहाँ का टेम्परेचर था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। जब बिग बैंग हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, टेम्परेचर बहुत हेवी था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। ठीक है, फिर बिग बैंग के 3 लाख वर्षों के दौरान, उसके बाद के बिग बैंग की जो घटना होती है उसके बाद से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान जो था ना 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणु पदार्थ का निर्माण होना स्टार्ट हो गया। इसके साथ ही साथ ब्रह्मांड के पारदर्शी होने लगा। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार होना। हॉयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना का नाम से प्रस्तुत किया। ठीक है, अब ब्रह्मांड का विस्तार अगर हम कहते हैं तो ब्रह्मांड का विस्तार का एक ही मतलब है कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार होना। हॉयल ने इसको स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट यानी स्थिर अवस्था संकल्पना के रूप में इसको प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। ठीक है, अगर ये स्थिर अवस्था संकल्पना की बात माने, इसके अनुसार ब्रह्मांड पहले भी सेम था, अभी भी वैसे ही है, यानी ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। यदि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर हैं। ठीक है, पृथ्वी का तो विस्तार समझ गए हम कि कैसे हुआ, फिर ब्रह्मांड का विस्तार हम समझ गए, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। अब समझते कि तारों का निर्माण कैसे हुआ। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का वितरण समान नहीं था। ठीक है, घनत्व में आरंभिक भिन्नता से लेके गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। एक आकाशगंगा जो होती है ना, आकाशगंगा तारों का एक समूह है। आकाशगंगा तारों का एक समूह है। ये पॉइंटर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, ये क्वेश्चंस आए भी हैं, ये थोड़ा नोट करते रहना। ठीक है, प्रारंभिक जो ब्रह्मांड में ऊर्जा का पदार्थ का वितरण समान नहीं था। जब स्टार्टिंग जो ब्रह्मांड बना उस टाइम जो ऊर्जा या पदार्थ थे, एनर्जी या मैटर थे, उनका वितरण हर जगह समान नहीं था और घनत्व में भी भिन्नता देखने को मिल रही थी। इसके साथ घनत्व में जैसी भिन्नता देखने को जहां जहां मिलती थी, घनत्व में भिन्नता के कारण गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं ना, उनमें भिन्नता देखने को मिली। ठीक है, अब इसके परिणाम स्वरूप क्या, इसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ और यही एकत्रण के माध्यम से आकाश गंगाओं का जो विकास का ये एक आधार बना, यानी बेस बना। ठीक है, आकाश गंगा असंख्य तारों का एक समूह है। अब आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। ठीक है, आकाशगंगाओं के बीच की दूरी जो होती है ना, बहुत हेवी होती है और इतनी ज्यादा होती है ना कि इनके बीच की दूरी 1000 प्रकाश वर्षों में भी मापी जा सकती है। अगर एक सिनेरियो के माध्यम से समझे ना, तो एक अकेली आकाशगंगा का जो व्यास है ना, व्यास वो लगभग 80,000 से लेके 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच की हो सकती है। ठीक है, एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहा जाता है। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका के गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ है। ठीक है, अब आकाशगंगा तो हम समझ गए। अब आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ। आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन गैस जो होती है, हाइड्रोजन गैस, इनसे जो विशाल बादलों का संचयन हुआ, निर्माण हुआ, विशाल बादल जो संचित हुए एक साथ, इससे आकाशगंगा का निर्माण हुआ। एंड इससे जो आकाशगंगा निर्माण हुआ ना, इसे निहारिका यानी नेबुला कहा जाता है। और धीरे धीरे क्या हुआ ना, ये जो निहारिकाएं थी, निहारिकाएं यानी हाइड्रोजन गैस के जो विशाल बादल जो बन रहे थे, इन गैसों के एक झुंड विकसित हुए और ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड में परिवर्तित होने लगे। अब ये जो झुंड विकसित हो के घने गैसीय पिंड में परिवर्तित हो रहे थे, इनसे क्या तारों का निर्माण आरंभ हो गया। ठीक है, और तारों का निर्माण अभी लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ, ऐसा माना जाता है। प्रकाश वर्ष का समय नहीं वरन दूरी का माप है। प्रकाश वर्ष जो है ये समय का मतलब पैमाना नहीं है, दूरी का माप है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। विचारणीय है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा। ठीक है, एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है वो
लगभग 1 प्रकाश वर्ष उसे माना जाता है। ठीक है, 1 प्रकाश वर्ष अगर हम माने तो लगभग 9.46 गुणे 1012 किलोमीटर के बराबर है ये। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है। ठीक है, अब यहां तक तुम समझिए कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ एंड उसके बाद तारों का निर्माण कैसे हुआ। अब समझते हैं कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ इस बारे में आप समझते हैं, ग्रहों के निर्माण के बारे में समझते हैं। इसमें देखो, ग्रहों का विकास के लिए ना निम्न अवस्था है, जो हमारे वैज्ञानिक या साइंटिस्ट है, इन्होंने एक मोटो सेट किया कि ग्रह किसको बोला जा सकता है। देखो, ग्रहों के निर्माण के लिए ना निम्न अवस्थाएं जो होती है ना, इसको मुख्य रूप से माने जाती है। जैसे तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड है। तारे जो है ना निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड है। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। ठीक है, अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोले के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले संसंजन यानी अणुओं में पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित हुए। संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु है। ठीक है, और अंतिम अवस्था में इन छोटे ग्रहाणुओं से संवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने। तो देखो, पहले क्या हुआ ना कि जो तारे होते हैं ना, तारे जो होते हैं तारे बने। ठीक है, अब ये तारे निहारिका के अंदर गैस के एक गुंथित झुंड के रूप में परिवर्तित हुए। ठीक है, और ये जो गुंथित झुंड के रूप में तारे जो परिवर्तित थे निहारिका के अंदर थे, और तारे जो गुंथित झुंड के रूप में, इन पे धीरे धीरे क्या हुआ ना कि गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल के एक क्रोड का निर्माण हुआ। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से गैसीय बादल में इनके जो गैसीय बादल ये जो बने थे इनमें एक क्रोड का निर्माण हुआ और ये गैसीय क्रोड ना चारों तरफ के गैस और धूल कणों को घुमाते हुए एक तस्तरी विकसित की। ठीक है, जो आसपास के जो गैस और धूल करते उन सारे चीजों को एक साथ मिक्स करके घूमती हुई एक तस्तरी विकसित की, रोटेटिंग डिस्क विकसित किया। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट में उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ना ये क्रोड के ढकने वाले पदार्थ जो छोटे गोले के रूप में विकसित हुआ ये फिर। ठीक है, ये जो इसको ढकने के लिए एक छोटे गोले के रूप में विकसित होना धीरे धीरे शुरू हुआ और अणुओं के पारस्परिक जो आकर्षण इससे स्टार्ट हुआ एक साथ अटैच होने के लिए। अणुओं में जो पारस्परिक आकर्षण हुआ ना, इसके प्रक्रिया के द्वारा ग्रहाणु क्या है पता है? जो छोटे जो पिंड होते हैं, इन जो छोटे पिंड होते हैं अगर अधिक संख्या में एक साथ अटैच हो जाए तो एक ग्रहाणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ग्रहाणु का निर्माण हुआ, फिर ग्रहाणु फिर विकसित होने लगे और संगठन यानी कोलाइजन की क्रिया के द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ने भी लग गए। अब जब एक साथ ये ऐड होना शुरू हो गया तो अंतिम अवस्था में क्या हुआ, ये जो छोटे ग्रहाणु थे ये संवर्धित होकर कुछ बड़े पिंड के रूप में परिवर्तित हो गए जिन्हें ग्रह कहा जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ सौर मंडल में दूरी के बताया गया है कि बुध की दूरी जो है 0.387 सूर्य से, ये सारी चीज बताई गई। अब आते हैं सौर मंडल के निर्माण के बारे में, सौर मंडल के बारे में जानते हैं। इन सारी चीजों को जानने के बाद अब सौर मंडल के बारे में जानते हैं। देखो, सौर मंडल में भी हमारे 8 ग्रह हैं। ठीक है, निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है। उसके ध्वस्त होने व क्रोड बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई और ग्रह लगभग 4.6 से 4.5 अरब वर्ष पहले बने। हमारे सौर मंडल में सूर्य तारा है, 8 ग्रह, 63 उपग्रह, लाखों छोटे छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, ग्रहों के टुकड़े, एस्ट्रॉइड्स, धूमकेतु, कॉमेट्स एवं बृहत मात्रा में धूलकण और गैस है। ठीक है, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है, पहले चीज ये समझो। एंड जो निहारिका सौर मंडल में क्रोड बनने की शुरुआत कब से हुई, लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले से माना जाता है लगभग। ठीक है, एंड ग्रह बनने की प्रक्रिया जब स्टार्ट हुई उसको लगभग 4.6 से लेके 4.56 अरब वर्ष पहले से माना जाता है। अभी करेंटली में अगर हम अपने सोलर सिस्टम में यानी सौर मंडल में देखें तो हमारे सौर मंडल में सूर्य एक तारा के रूप में और
8 ग्रह के साथ साथ ही 63 उपग्रह, लाखों छोटे पिंड, क्षुद्र ग्रह जिसे बोलते हैं एस्टेरॉइड हो गया, धूमकेतु हो गया, एंड भारी मात्रा में धूल और गैसें हैं। ठीक है, इन 8 ग्रहों में बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, ये जो चार है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये भीतरी ग्रह यानी इनर प्लैनेट्स हैं, क्योंकि ये सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के पट्टी के बीच स्थित हैं। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट तुम्हें यहाँ पे मिल गया, इसको थोड़ा सा इसको भी नोट करना। इसको कौन सा नोट करना है, देखो हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों में से जो 4 ग्रह है नहीं, जैसे बुध हो गया, ये शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो 4 ग्रह है ना, ये भीतरी ग्रह इनको कहा जाता है, यानी इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में स्थित होते हैं। और जो अन्य 4 ग्रह है इन्हें आउटर प्लैनेट्स यानी बाहरी ग्रह कहा जाता है। अब इसके बाद कौन कौन से बचे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बृहस्पति हो गया, अरुण, वरुण, और इसके अलावा एक और है अशनि। ठीक है, ये 4 जो ग्रह हैं इन्हें बाहरी ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब पहले जो 4 ग्रह है ना, उनको पार्थिव यानी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी बोला जाता है, इन पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि यह ग्रह पृथ्वी की भांति शैलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। ठीक है, अन्य जो 4 ग्रह हैं उन्हें गैस से बने विशाल ग्रह या जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन का अर्थ है बृहस्पति की तरह। ठीक है, इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल है और हाइड्रोजन वो हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय में हुआ है। ठीक है, अब हमारे जो सौर मंडल में ना, उसमें 8 ग्रह है। 8 ग्रह में से 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रहों को भीतरी ग्रह कहा जाता है। भीतरी ग्रह यानी इनर प्लैनेट्स, भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह भी इसको बोला जाता है, यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी इसको बोला जाता है। क्यों? अब देखो, भीतरी ग्रह कहने का ये है ना, मतलब कि ये जो ग्रह है ये सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी जो बनी हुई है, इन दोनों के बीच में ये स्थित है। ठीक है, इसलिए इनको भीतरी ग्रह यानी इनर प्लैनेट कहा जाता है। और पार्थिव ग्रह इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ग्रह पृथ्वी की भांति, पार्थिव मतलब पृथ्वी की भांति शैलों और धातुओं से बनी होती है। ठीक है, और इसका अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं ये। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट वाले जो होते हैं, नेक्स्ट के जो 4 ग्रह हैं इनको बाहरी ग्रह मतलब ग्रह कहा जाता है। इनमें तो बृहस्पति, शनि हो गए, अरुण हो गया, वरुण हो गया, ये 4 जो है। ठीक है, अब इनको बाहरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य से काफी दूर है, एंड इसके साथ साथ ही इसको जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। तो जोवियन का अर्थ क्या होता है? जोवियन का अर्थ होता है कि बृहस्पति की तरह ये ग्रह है। ठीक है, इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल है और हाइड्रोजन और हीलियम से बना सघन वायुमंडल से है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक प्लूटो को एक ग्रह भी माना जाता था। ठीक है, अभी तक में प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। हम लोग जब पढ़ते थे तब प्लूटो का ग्रह माना जाता था उस टाइम, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की कुछ बैठक में अगस्त 2006 के लगभग में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजी गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 UB 313 तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, हमारे सौर मंडल। ठीक है, तो पहले प्लूटो को माना जाता था, लेकिन अगस्त 2006 में एक बैठक हुई अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठनों के द्वारा, और उसमें ये निर्णय लिया गया ना कि जो 2003 जो ग्रह हो गए या UB 313 हो गए या प्लूटो हो गया, इनको ग्रह ना मान के बौने ग्रह की श्रेणी में इनको डाला जाए। ठीक है, पार्थिव और जोवियन ग्रह में अंतर निम्न परिस्थितियों का फलस्वरूप हो सकता है। अब देखते हैं कि पार्थिव ग्रह जो होते हैं और जो जोवियन ग्रह होते हैं, इनके बीच में अंतर क्या क्या होता है, इसके बारे में अगर हम प्रकाश डालें इस बात पे, तो इसके बारे में देखने को मिलता है कि जो पार्थिव ग्रह होते हैं ना, ये जनक तारे के बहुत समीप बने होते हैं, जहाँ पर अधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाती है और घनीभूत भी नहीं हो सकती है। जबकि जो जोवियन ग्रह होते हैं ना, इनकी रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई होती है। ठीक है, इस पॉइंट को भी तुम नोट डाउन करोगे, इन तीनों पॉइंट को। पहले देखो, अब दूसरा पॉइंट अगर हम समझे तो सौर वायु सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली थी। ठीक है, जो सौर वायु है, सौर वायु का मतलब सोलर एयर, जो सूर्य के नजदीक होने के बाद जो गर्म हवाएं होती है उसको बारे में बातें हो रही है यहाँ पे। तो ये सूर्य के नजदीक से ज्यादा शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रहों से ज्यादा मात्रा में गैस और धूल को उड़ा ले गई। ठीक है, जो सौर वायु थी ये ज्यादा शक्तिशाली थी, और जो इनर प्लैनेट्स थे, पार्थिव ग्रह थे, वो सूर्य के नजदीक होने के कारण ये जो सौर वायु थे ना, इनके ऊपर के जो
ज्यादा मात्रा में जो गैस थे या धूलकण थी, ये सारी चीजों को उड़ाकर वो हटा दी, दूर लेके चली गई। और सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जोवियन ग्रह से गैसों का नहीं हटा पाए। ठीक है, इसी की वजह से जोवियन जो ग्रह हैं उन पे गैसों की एक चादर देखने को मिलती है, मोटी सी। ठीक है, अब उसके बाद पार्थिव ग्रह जो होते हैं ना, छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकली हुई गैस इन पर रुकी नहीं रह सकी। ठीक है, पार्थिव ग्रह छोटे होते हैं इन द अकॉर्डिंग जोवियन ग्रह के माध्यम से, उसके अपेक्षा जोवियन ग्रह की अपेक्षा पार्थिव ग्रह छोटे होते हैं, जिसकी वजह से पार्थिव ग्रह का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है वो भी कम होती है। और इसके परिणाम स्वरूप ये होता है ना कि इन पे जो गैस रुकती है ना, इन पर रुक ही नहीं पाई। जबकि जो जोवियन ग्रह हैं उन पे बड़े होने के साइज में वो बड़े होने की वजह से उन पे जो गैस थे ना, गुरुत्वाकर्षण ज्यादा हुआ, वो गैस को पकड़ के शक्तिशाली रूप से अपने पास रखे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा के निर्माण के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी का एक अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति भी संबंधी मत प्रस्तुत किए गए हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जैसे मत प्रस्तुत किए गए, उसी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में भी बहुत सारी परिकल्पनाएं देखने को हमें मिलती है। सबसे पहली परिकल्पना हमें 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन यानी डार्विन के बारे में देखा जाता है। यह सर जॉर्ज डार्विन ने ये सुझाया था कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे। यह पूरा पिंड डबल यानी बीच से पतला और किनारों से मोटा की आकृति में परिवर्तित हुआ और अंततोगत्वा टूट गया। उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। ठीक है, डार्विन का मानना है ना कि जो चंद्रमा का जो निर्माण हुआ है, पृथ्वी और चंद्रमा पहले एक ही पिंड में थे और सालों दर सालों पृथ्वी के घूमने की वजह से धीरे धीरे चंद्रमा जो है ना पृथ्वी से ही अलग हो गया है। ठीक है, और अंततोगत्वा ये टूट गया है। सालों दर साल एक साथ अटैच होने की वजह से धीरे धीरे ये एक साइड से डिस्टेंस होके ये एक तरह से अलग हो गया है। ठीक है, अब उनके अनुसार अगर माने ना तो चंद्रमा का जो निर्माण हुआ है ना, ये उसी पदार्थ से हुआ है जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। ठीक है, प्रशांत महासागर में जो गर्त है उसी वही वाले क्षेत्र का जो पदार्थ था, वो सारा चीज के माध्यम से चंद्रमा का निर्माण हुआ है, अगर उनकी बात माने तो हम। लेकिन वर्तमान समय में वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हैं और ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति बड़े टकराव का नतीजा है, यानी द बिग स्प्लिट सिद्धांत जिसे हमें बोला जाता है, द बिग स्प्लिट सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया और इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव से अलग हुआ ये पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और क्रमशः आज का चंद्रमा बना। ये घटना या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले हुई है। ठीक है, अब लेकिन द बिग स्प्लिट सिद्धांत दिया गया है इसके चंद्रमा के निर्माण को लेकर। पीछे के जो डार्विन का सिद्धांत, इन सारी चीजों पे विश्वास न करके वैज्ञानिक जो थे उनको स्वीकार नहीं किया और एक द बिग स्प्लिट सिद्धांत दिया। और इसके अंतर्गत वैज्ञानिकों ने ये बताया ना कि मंगल ग्रह के लगभग 3 गुना बड़े आकार का एक पिंड आया और वो पृथ्वी से टकराया। पृथ्वी से उसके टकराने की वजह से पृथ्वी का जो एक हिस्सा था ना, वो टूट के अंतरिक्ष में मतलब बिखर गया और इस टकराव से लगभग ये पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा। ठीक है, और क्रमशः आज का वो चंद्रमा बन गया। ऐसा माना जाता है कि जो मंगल ग्रह था, मंगल ग्रह से लगभग 3 गुना ज्यादा जो 3 गुना ज्यादा बड़ा एक पदार्थ है, एक पिंड है और पृथ्वी से टकरा के पृथ्वी से टकराया, जिससे पृथ्वी का एक हिस्सा क्या वो टूट के अंतरिक्ष में बिखर गया। और ये जो टूटा हुआ पिंड था, जो पृथ्वी से एक हिस्सा टूटा हुआ जो हिस्सा था, ये एक समय के बाद पृथ्वी के कक्ष में ये घूमने लगा और आज का ये चंद्रमा बना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी के उद्भव के बारे में हम जाने तो प्रारंभ में जो पृथ्वी थी ना, इनमें चट्टाने गर्म और वीरान गिरह थी, जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना हुआ था। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर देखें तो पृथ्वी हाइड्रोजन और हीलियम से बनी हुई थी और ये एक वीरान सी धरती थी, यहाँ पर कोई कुछ नहीं था पहले तो। ठीक है, ये आज की पृथ्वी वायुमंडल से बहुत अलग था, अतः कुछ ऐसी घटनाएं हम क्रियाएं अवश्य हुई होगी
जिनके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह के रूप में परिवर्तित होगी जहां बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। ठीक है, अगले कुछ भागों में हम इसके बारे में विस्तृत रूप से समझेंगे कि जीवन के विकास कैसे कैसे हुआ। ठीक है, पृथ्वी की जो संरचना है ना वो परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोध तक जो पदार्थ है वो एक समान नहीं है। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व तो सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल और हर एक भाग के पदार्थ की अलग विशेषताएं देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो स्थल मंडल के विशाल विकास के बारे में हम समझते हैं कि जो ग्रहाणु और दूसरे खगोलीय पिंड ज्यादातर एक ही जैसे और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हुए हैं। ये जो ग्रहाणु हो गए या जो दूसरे खगोलीय पिंड हो गए, ये मैक्सिमम घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से ये बने हुए हैं। उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है। बहुत से ग्रहाणु के इकट्ठा होने से ग्रह बने हुए हैं। ठीक है, पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम में के अनुरूप हुई है। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संहत हो रहा था तब इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई और यह क्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप के पदार्थ पिघलने या गलने लगा। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रहेगी और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गया। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा हो गया पृथ्वी के केंद्र में चला गया और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ यह और ठंडे हुआ और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अंततोगत्वा ये पृथ्वी की भूपर्पटी के रूप में विकसित हो गए। हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थों को पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से स्थल मंडल के विकास की अगर बात करें तो इसके माध्यम से ये बताया गया ना कि सबसे पहले ना ये पृथ्वी पहले तो गैसीय अवस्था में थी, धीरे धीरे ये तरल अवस्था में आने शुरू हुई और आंशिक जो भाग था ना इसका तरल रह गया फिर। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान क्या हुआ कि जहां पृथ्वी गुरुत्व बल के कारण सन्नत हो रहा था वो इकट्ठा होते पिंडों ने इस पदार्थ को प्रभावित किया और जिससे क्या हुआ अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई और यह क्रिया लगातार अनवरत चलती रही, जारी रही और धीरे धीरे क्या हुआ पदार्थ ये जो था ना पिघलने लगा। एंड ये जो पदार्थ पिघलना स्टार्ट हुआ उसके बाद अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी जो ना आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रहेगी और तापमान की अधिकता के कारण हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले जो पदार्थ थे वो घनत्व के कारण क्या हुए अलग होना शुरू हो गए और इसी अलगाव के कारण जो भारी पदार्थ थे वो पृथ्वी के अंदर चले गए और समय के साथ जो ठंडे मतलब जो पदार्थ हल्के थे वो पृथ्वी के सतह पर आ गए। इस पूरी प्रक्रिया को विभेदन बताया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संकट ये जो दिखाया गया इसके बारे में बात करेंगे के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा और फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई और यह विभेदन का दूसरा चरण था। ठीक है, विभेदन के पहले चरण के अंतर्गत ये हुआ कि पूरा का पूरा तरल अवस्था में चेंजिंग होना शुरू हुआ। तापमान अधिक होने के कारण जो भारी पदार्थ थे वो पृथ्वी के अंदर चले गए और जो हल्के पदार्थ थे वो पृथ्वी पर आना धीरे धीरे शुरू हो गए। ठीक है, और जैसे जैसे समय चेंज होते गया समय के साथ ये और भी ठंडे होने लगे धीरे धीरे एंड ठोस रूप में परिवर्तित होकर एक छोटे आकार में चेंजिंग होने लगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना ये पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ा। अब जब ये टकरा के चंद्रमा का विकास हुआ, चंद्रमा का निर्माण हुआ जब मंगल ग्रह के से 3 गुना का जो बड़ा पिंड था वो पृथ्वी से टकराया और चंद्रमा जब अलग हो गया चंद्रमा का निर्माण हुआ फिर से इसका तापमान उस टाइम क्या हुआ तापमान इसका फिर से बढ़ा और फिर से ऊर्जा उत्पन्न हुई। ठीक है, अब विभेदन की जो ये प्रक्रिया थी ना इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी के पदार्थ अनेक परतों में अलग अलग हो गए। पृथ्वी के धरातल से कोर तक कई परतें पाई जाती है जैसे परपटी हो गई, प्रवार हो गया, बाह्य कोर यानी आउटर कोर और आंतरिक कोर यानी इनर कोर। पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व तो बढ़ता है। हर परत की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक हम अगले अध्याय में करने वाले हैं वैसे। ठीक है, बाकी तुम ये कल्प यान महाकल्प कल्प युग जीवन की मुख्य घटनाएं कैसे कैसे जीवन का निर्माण हुआ इन सारी चीजों का इसमें बताया गया, ये देख लेना। वैसे इसका फॉर्मेट हम एक बार अच्छे से तुम्हें दिखा दें, तुम्हें शायद दिख जाए। देखो पहले नवजीवन का जो स्टार्ट हुआ ना आज से 6.3 करोड़ वर्ष पहले हुआ। चतुर्थ कल में क्या होगी अभिनव अत्यंत नूतन, ये सारी चीजें एक बार समझ लोगे तुम, एक बार पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा तुमको, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं। बाकी
नेक्स्ट बात पर हम पहुंचते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वायुमंडल और जलमंडल का विकास क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में अगर जाने हम तो पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। नाइट्रोजन अभी 78% है, जबकि 21% क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, वायुमंडल के संरचना व संगठन 8वें अध्याय में बताई गई है वैसे। ठीक है, वायुमंडल के बारे में 8वें अध्याय में से जानेंगे। ठीक है, वर्तमान में अगर हम समझे तो वर्तमान में वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाओं के बारे में, जैसे देखो पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास हुआ, फिर पृथ्वी के भीतर से निकली भाप और जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया, और अंततः वायुमंडल की संरचना और जलमंडल प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया यानी फोटोसिंथेसिस ने इसे संशोधित किया, तब जाके प्रारंभिक वायुमंडल का निर्माण हुआ। प्रारंभिक वायुमंडल में अगर हम समझेंगे तो प्रारंभिक वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम मैक्सिमम मात्रा में थे, और ये सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गए। अब ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ है, अर्थात सभी जो पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था मानी जाती है। एंड इसके बाद क्या हुआ, पृथ्वी के जो ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें और जलवाष्प बाहर निकले, इसी से आज के जो वायुमंडल का क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। एंड आरंभ में वायुमंडल में जो थे जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ये सारी जो गैसें थी ये अधिक मात्रा में थी, और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में थी। ठीक है, वो प्रक्रिया जिसे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई, इसे गैस उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें जो धरती पर आई उसे गैस उत्सर्जन प्रक्रिया बोलते हैं। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से और वायुमंडलों में जलवाष्प और गैस बढ़ने लगे। पृथ्वी के ठंडा होने से इसके साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू होना स्टार्ट हो गया, और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में अधिक गिरावट आना शुरू होगी। फलस्वरूप अधिक संघनन और अत्यधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर बने। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी के उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने हैं। ठीक है, इससे हमें यह पता चलता है कि महासागर जो हमें देखने को मिलते हैं लगभग 400 करोड़ साल पुराने हैं, और ये लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ है धरती पे, पृथ्वी पे। ठीक है, अब जीवन की उत्पत्ति में अगर हम जाने तो पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति और विकास से संबंधित माना जाता है। एंड पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल ये नहीं था जो स्टार्टिंग पीरियड था। अगर आधुनिक वैज्ञानिकों को माने तो इन्होंने जीवन की उत्पत्ति को एक तरह से रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हुए, और जिससे पहले जटिल यानी जैव अणु जो थे, कार्बनिक अणु, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और उनका समूहन हुआ। ये समूहन ऐसा था कि अपने आप को दोहराता था, पुनः बनने में सक्षम था, और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्व में परिवर्तित कर सका। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय के चट्टानों के रूप में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में देखा जा सकता है। 300 करोड़ साल पुराने भूगर्भिक सेलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी की संरचना से मिलती जुलती है। ये कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय, बाकी देख लो में से शैवाल रही होगी। ठीक है, विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है वैसे। ठीक है, बाकी ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, और ये चैप्टर जो 11th क्लास के जितने चैप्टर हो गए या 12th क्लास के जितने जियोग्राफी के चैप्टर हो गए, इन सारे जो जियोग्राफी के चैप्टर ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ो और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, बाकी यहाँ पर क्वेश्चन है, इस सारे क्वेश्चन आंसर को एकदम कंपल्सरी करना ही करना है तुम्हें। ठीक है, बाकी नेक्स्ट चैप्टर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसके बारे में हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए यहीं पर हम इसको बंद करते हैं, इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय। ठीक है, वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।